नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए आज सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना द्वारा रचित एक बेहतरीन कहानी सूर्यास्त के बाद। सब कुछ स्वप्नतः संपन्न हुआ लगा था। श्रृंगार करती सखियों का परिहास, चारों ओर बिखरा उल्लास उसे छू भी ना सका था। शायद पंडित जी ने उसकी पुकार लगाई थी, कन्या को विवाह मंडप में लाइए यजमान। निर्वाक बैठी अमृता को अमिता ने चैतन्य किया था। क्या बात है यार, ये नक्शे किसको इम्प्रेस करने के लिए दिखाए जा रहे हैं? तुम दोनों तो एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो, फिर ये परंपरागत लाज का नाटक क्यों? अमृता का पूरा शरीर मानो जड़ हो उठा था। परिचित? सिर्फ परिचित क्यों, अभिन्न कहना ठीक होता, पर आज वही परिचित सर्वथा अपरिचित क्यों लग रहा था? चलो भाई, बहुत झेल लिया तुम्हारा नाटक। कहो तो देवी जी को मंडप तक हम दोनों गोद में उठाकर ले चलें। क्यों स्मिता, ठीक कहा ना? सखियां हंस पड़ी थी। यंत्र चालित सी अमृता मंडप की वेदी पर जा बैठी थी। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू कर दिए थे। पास बैठे अनिध्य ने शायद एक पल को उस पर दृष्टि भी डाली थी। हाँ, अब कन्या का दायां हाथ वर के हाथ पर धरें। पंडित जी के निर्देश पर पीछे बैठी उषा भाभी ने अमृता की दाईं हथेली अनिध्य की फैली हथेली पर धर दी थी। अनिध्य के हाथ की गर्माहट पर अमृता सिर उठी थी। जी चाहा था हाथ झटक कर उठ खड़ी हो, पर वह कर पाना क्या अब संभव था? अनिध्य के साथ कार में बैठ उस घर तक पहुंचना मानो जागते हुए स्वप्न सा देखा था। कितनी बार रजनी के साथ बतियाते मिनटों में जिस मार्ग को पार किया था, आज वो कितना लंबा हो उठा था। अनिध्य के रिश्ते की बुआ ने सामने आरती उतारते हुए रुंधे कंठ से कहा था, अब की बार मेरे बेटे की गृहस्थी जमा दो भगवान, आओ बहू। पांव पर झुकती अमृता ने बुआ सास से आशीर्वाद ले लिया था। इस घर में जूही सी महको, फूलो फलो बहू। दिन भर पास पड़ोसियों का आना जाना लगा रहा। कुछ फुसफुसाहटें, दबी ढकी आवाजें अमृता के कानों तक भी पहुंच रही थी। चलो, एक सहेली की खाली जगह दूसरी ने भर दी। बेचारी रजनी के भाग्य में सुख नहीं था, इसके लिए सब छोड़ गई। वैसे भी पहली के मुकाबले दूसरे का पति ज्यादा लाड करता है। रजनी का तो घर वापस लौटना हो न सका, इसकी तो मां तर गई। इतना अच्छा घर बार बैठे बिठाए मिल गया। वो सब बातें सुनती अमृता को दिन काटना कितना मुश्किल लग रहा था। रात में रजनीगंधा और गुलाब की लड़ियों से सुवासित कक्ष में बाहर की ओर खुलती खिड़की के पास पहुंच अमृता ठिठक गई थी। बाहर का सितारों जड़ा आकाश उसके मानस में उतर आया था। उस दिन रजनी के साथ गहरा बैंगनी रंग घोले वह भी अलका की प्रतीक्षा कर रही थी। रजनी ने अलका को बहाने से घर बुलवाया था। आज अलका को मजा चखाना है अमृता। याद है पिछले साल होली पर इस अलका की बच्ची ने हमें कैसा रंगा था? 4 दिनों तक पक्का फिरोजी रंग चेहरे से उतरा ही नहीं था। इस बार होली के एक दिन पहले ही उन्होंने उसे चकाने की ठानी थी। दोनों सांस रोके खिड़की के पास खड़ी थी। खिड़की के नीचे पदचाप सुनते ही रजनी और अमृता ने रंग भरी बाल्टी उठाकर नीचे उड़ेल दी थी। ये क्या शरारत है? कौन है ऊपर? एक कठोर मर्दानी आवाज सुनाई पड़ी थी। हे भगवान, भाग मीतू, ये तो अनिध्य दा है, मारे गए, चल जल्दी। अपने घर के नक्शे से परिचित रजनी मिनटों में न जाने कहां भाग गई। सीढ़ियां उतरती अमृता हंस पड़ी। गहरे बैंगनी रंग ने अपना कमाल कर दिखाया था। ऊपर से नीचे बैंगनी हुए अनिध्य को देख उन भय के क्षणों में भी अमृता के मुख से निकल आया, बैंगन हूं तो ये आपकी मेहरबानी है। वैसे इस रंग का अकेला मैं ही उपभोग क्यों करूं? 4 लोगों के लिए काफी होगा इतना रंग। कहते हुए उसने जबरन अमृता को अपने समीप खींचकर अपने रंगे कपोलों से उसके कपोल रंग दिए थे। पीड़ा और आक्रोश से अमृता के नयन छलछला आए थे। उस सबल
बाहुपाश में छटपटाती अमृता बंधन मुक्त होने का व्यर्थ उपक्रम मात्र ही कर पाई थी। संभवतः अमृता के अश्रु कणों की स्निग्धता ने अनिध्य को चैतन्य किया था। क्रोधावेश नमी में बह सा गया था। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर देख रही है ना, एकदम नई शर्ट पैंट आपकी कृपा से बेकार हो गई है। क्षमा याचना के अंत में आक्रोश फिर स्वर में उभर आया था। प्रत्युत्तर में बंधन मुक्त अमृता सीधे घर की राह पर दौड़ गई थी। साबुन से रगड़ रगड़ कर उसने मुंह छील डाला, पर क्षणिक स्पर्श बार बार मुंह रहा था, उसे खिजाता रहा था। अम्मा भुनभुना रही थी, होली के 4 दिन पहले ही ये हाल है, सयानी हो गई है, अकल नहीं आई अभी तक, गली मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे। दूसरे दिन रजनी के सामने आते ही अमृता उस पर बरस पड़ी थी। नहीं बात करनी तुझसे, अपनी जान चुराकर भाग गई और हमें अकेला मरने छोड़ दिया। सच बता मीतू, क्या अनिदिदा बहुत नाराज थे? असल में तो उनका गुस्सा नहीं जानती, तुझे पराई समझकर कम डांटा होगा, मेरा तो ना जाने क्या हाल बनाते। हाय, तेरे मुंह पर ये बैंगनी रंग कैसे लग गया था? अमृता का हाथ अपने कपोलों को सहला गया था। कुछ नहीं, बाल्टी उठाते हाथ में रंग लग गया था, वही चढ़ गया होगा। अमृता साफ झूठ बोल गई थी। अच्छा, अब माफ नहीं करेगी सखी? चल, जो सजा देगी स्वीकार कर लूंगी, कहे तो कान बैठकर उठक बैठक भी कर सकती हूँ। अमृता हंस पड़ी थी। उसे हंसता देखकर रजनी का साहस बढ़ गया था। वैसे सच कहूँ, अनिदिदा परेशान दिख रहे थे, तेरे बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे। क्यों, क्या वह पुलिस ऑफिसर हैं? खबरदार, जो तूने मेरे बारे में एक शब्द भी बताया तो। लगता है कहीं कुछ ज्यादती कर गए हैं अनिदिदा। चल मेरे साथ, अभी उनकी खबर लेती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बात नहीं करनी ऐसे जंगली से। तेरे अनिदिदा होंगे, मेरा उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। पर अनिदिदा तो तुझसे मिले बिना नहीं रहेंगे। वह तो मेरे साथ आज ही आ जाते, पर मैं टाल आई हूँ। बड़े जिद्दी हैं अनिदिदा, जो चाहेंगे पूरा किए बिना मानने वाले नहीं हैं। ये बात गांठ बंद कर रख ले। मुझे क्या पड़ी है जो गांठ बांध कर रखूं? भगवान करे आगे कभी उनसे बात भी ना हो। अमृता का स्वर रिक्त हो उठा था। कॉलेज से रजनी और अमृता साथ ही लौटती थी। उस दिन संध्या कॉलेज के सामने प्रतीक्षा करते फिएट कार देख रजनी चहक उठी थी। हाय अमृता, ये तो अनिदिदा है, आज जल्दी घर पहुंच जाएंगे। जरूर उन्हें मुझसे कोई काम आन पड़ा है, तभी लेने आए हैं, वरना। पूजा कार में मुझे नहीं जाना तेरे साथ। रजनी का पकड़ा हाथ जबरन छुड़ाती अमृता रुक गई थी। आज तक कभी ऐसा हुआ है मैं तेरे बिना घर गई हूँ? ठीक है, मना कराती हूँ उनसे, तू यहीं रुक। रजनी के साथ अमृता के सामने चंद स्मित के साथ अनिद्य स्वयं आ खड़ा हुआ था। मेरी कार में एक व्यक्ति के बाहर से कोई अंतर नहीं आने वाला है अमृता जी। वैसे मेरे साथ ना आने का कोई खास कारण तो नहीं है ना? शरारती मुस्कुराहट उसके अधरों पर खेल रही थी। कार में व्यर्थ घूमने की आदत नहीं है मेरी, वह भी अपरिचितों के साथ। क्षमा करेंगे, तल्खी के साथ अमृता ने जवाब दिया था। देखिए, आप मुझे पहले ही काफी महंगी पड़ चुकी हैं। एक पूरी की पूरी नई ड्रेस आपके नाम कर चुका हूँ। अब यहाँ व्यर्थ देर मत कर मेरा समय नष्ट ना करें। मैंने कहा है आप मेरे लिए प्रतीक्षा करें मिस्टर अनिध्य। वैसे शायद आपकी सम्मति में तो मैं सर्वथा निध्य कहलाऊंगा। क्यों, ठीक कहा ना मिस अमृता? मेरे लिए आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जो आपके विषय में कोई सम्मति असम्मति रखूं। ठीक है, यही सही, पर यहाँ खड़ा होकर आपकी खुशामद करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। सीधे से आकर मेरी कार में बैठ जाइए, वरना जबरदस्ती उठाकर भी ले जा सकता हूँ आपको। ये बात समझती है ना मिस अमृता? अमृता के खिसियाई चेहरे पर भयभीत दृष्टि डालती रजनी ने उसका हाथ पकड़कर जबरन कार में खींच लिया था। कार में निशब्द बैठी अमृता व्यर्थ ही बाहर झांक रही थी। कोजी कॉर्नर के सामने कार रोक अनिद्य ने एक छोकरे से 3 ठंडे थम्स अप लाने के आदेश दिए। कोल्ड ड्रिंक थमाता अनिद्य एकदम नॉर्मल था। लीजिए, एकदम ठंडा है। आपका पारा नीचे उतारने का यही एकमात्र जरिया था मेरे पास। उसकी हंसती दृष्टि में नैन चुराती अमृता झुंझला उठी थी। घर पहुंचते ही अमृता रजनी पर बरस पड़ी थी। क्या समझते हैं अपने आप को? तेरे भाई हैं, तू उनका रोष सहेगी, मैं क्यों सहूं? वह मेरे कोई नहीं है मीतू। रजनी शांत थी।
क्या तुझ पर, तेरे घर पर फिर इतना अधिकार क्यों ही जता रहे थे वो? हाँ अमृता, कुछ ना होते हुए भी वह हमारे सब कुछ हैं। बाबूजी की मृत्यु के बाद से इन्हीं के पिता के संरक्षण में हम जी सके हैं, वरना बाबूजी के रिश्तेदार तो हम माँ बेटी को खत्म कर दिया होते। क्या कह रही है रजनी? यही सच है अमृता। बाबूजी की मृत्यु होते ही रिश्तेदारों की गिद्ध दृष्टि हमारी संपत्ति पर थी। बाबूजी के अभिन्न मित्र हैं चाचा जी, पर उनसे जो स्नेह संरक्षण मिला उसे शायद सब शब्दों में बता पाना संभव नहीं है अमृता। ऐसे पिता का ऐसा पुत्र? अनित्य दा का आक्रोश स्वाभाविक है मीतू। एमसीसी के बाद रिसर्च के लिए कनाडा जाना चाहता था, पर चाचा जी ने जाने नहीं दिया। पर उसके लिए उनका आक्रोश अपने पिता के प्रति होना चाहिए था ना रजनी। चाचा जी का उनके प्रति ये अन्याय ठीक नहीं था अमृता। यहाँ अच्छी सर्विस होते हुए भी उनका मन अशांत और अतृप्त है। कनाडा न जाने देने का कोई खास कारण तो रहा होगा ना। शायद चाचा जी को डर था कि वह छात्रवृत्ति पर साथ जा रही अपनी क्लास फेलो लवलीन डेविड से विवाह न कर ले। अंततः अनित्य दा एकमात्र पुत्र हैं, उनकी अथाह संपत्ति के वारिस। और अगर यहाँ भारत में रहते वह किसी और से विवाह कर ले तो शायद वह ऐसा कभी नहीं करेंगे। चाचा जी की इच्छा की अवज्ञा उनके लिए असंभव है। 2 वर्ष की आयु से चाचा जी ने ही उन्हें पाला है। चाची जी तो 23 वर्ष की आयु में ही स्वर्ग चली गई थी मीतू। अच्छा, तो उस सब का आक्रोश अब हम पर ही निकलना है। सच कहूं, जैसे वे तुझ पर अधिकार जताते हैं उससे आश्चर्य तो मुझे बहुत होता है। ऐसा अधिकार तो उन्होंने कभी मुझ पर भी नहीं जमाया। कोई खास बात तो नहीं है मेरी अमृता? खास बात? क्या खास बात? और वो भी ऐसे नीरस व्यक्ति के साथ? तेरा दिमाग तो नहीं चल गया रजनी? अमृता झुंझला उठी थी। दिमाग रजनी का यूं ही नहीं चल गया था। उस दिन के बाद से अमृता का जब तब अनित्य से सामना होने लगा था। कभी वो कॉलेज से वापस लाने को पहुंच जाते, देर तक प्रतीक्षा करते रहते, जबरन किसी रेस्टोरेंट में ले जाकर बातें करते। अमृता की पसंद नापसंद की जानकारी लेने में अनित्य व्यर्थ ही समय नष्ट करते रहते। लगता है आप ऑफिस से मुफ्त का ही वेतन लेते हैं। कहाँ से आपको इतना समय मिल जाता है बेकार के कामों के लिए? अमृता खींच उठती थी। नौकरी ही तो कर रहा हूँ, 2 तो मोहतरमाओं को खुश रख पाना क्या आसान काम है? जाने अनजाने अमृता भी महसूस करने लगी थी कि अनित्य अमृता का विशेष ध्यान रखता था। रजनी उस दिन कॉलेज नहीं आई थी। कॉलेज के बाहर अनित्य की परिचित फिएट खड़ी थी। अमृता के लिए सामने वाली खिड़की का द्वार खोल अनित्य ने उसे पुकारा था। आइए अमृता जी, आपकी प्रतीक्षा में गुलाम हाजिर है। आज रजनी नहीं आई है, अमृता ने रुखाई से कहा था। जानता हूँ, अनित्य हंस रहा था। फिर भी मैं आपके साथ चलूंगी। आपने ऐसा कैसे सोच लिया अनित्य जी? सोचा नहीं, पूरा विश्वास है। मैं नहीं जाऊंगी तो यहाँ से एक पग भी आगे नहीं बढ़ा पाओगी अमृता जी। देखती हूँ कैसे रोकते हो आप। अमृता के पग बढ़ाते ही अनित्य ने उसका हाथ पकड़कर कार के खुले द्वार से उसे लगभग भीतर ठेल सा दिया था। तत्परता से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करते हुए कहा था, व्यर्थ बाहर कूदने की चेष्टा ना करना। हजारों आंखें कौतुक से हमें ही देख रही हैं। अब और तमाशा ना करें। तमाशा? मैं तमाशा कर रही हूँ? तमाशा आप कर रहे हैं। मैं आपकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हूँ कि जो जी चाह कर लिया। मेरे रेपुटेशन का जरा भी ध्यान है आपको? अमृता निरुत्तर। अनित्य जब शहर से एकांत की ओर कार को ले जाने लगा तो अमृता डर गई थी। आप कार कहाँ ले जा रहे हैं? किस चीज का बदला ले रहे हैं आप मुझसे? अमृता अब डर चुकी थी। एक खंडर के सामने कार रोक अनित्य ने अमृता का मुंह अपनी तरफ घुमा कर कहा था, तुम्हें बेहद चाहने लगा हूं अमृता। पहले तुम्हें देखकर न जाने क्यों आक्रोश सा उभरता था, पर अब तुम्हें देखे बिना चैन ही नहीं पड़ता। मुझे घर जाना है, प्लीज, मां नाराज हो जाएगी। अमृता, क्या तुम मुझे पति के रूप में स्वीकार करोगी? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। तो तुम यहाँ से वापस भी नहीं जा पाओगी अमृता। ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, आज यही संकल्प लेकर निकला हूँ, या तो मुझे स्वीकार करो, नहीं तो मैं जबरन तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इतने नीच नहीं हो सकते। अमृता का स्वर भय से भरभीत था।
मैं क्या नहीं कर सकता अमृता, तुम मुझे जानती नहीं हो। अब बताओ, मैं तुम्हें स्वीकार हूं या नहीं? ऐसी स्वीकृति का क्या अर्थ होगा जो भय और आतंक से दी जाएगी? मुझसे विवाह कर लो, फिर प्यार करना भी सीख जाओगी। असंभव, ऐसा कभी नहीं होगा। चुनौती क्यों नहीं स्वीकार कर लेती? एक शरारती मुस्कान अनित्य के अधरों पर खेल रही थी। मैं हार जाना स्वीकार करूंगी। तब तो स्वीकृति हो ही गई, अब अपने शब्दों से पीछे मत हटना अमृता। सच, कैसी मूर्खता कर बैठी थी वह अनजाने में। उसकी हार का अर्थ अनित्य की जीत ही तो था। पॉकेट से सिंदूर की डिब्बी निकाल चुटकी भर सिंदूर अनित्य ने अमृता की मांग में सजा दिया था। अमृता हैरानी से उसे ताकती ही रह गई थी। मेरे लिए इसका कोई अर्थ नहीं है, पर अब घर कैसे जाऊंगी? दमकती सिंदूर रेखा के साथ नैनों से अश्रुकण ढुलकने लगे थे। हथेलियों में मुंह छिपा अमृता सिसक उठी थी कि अस्ताचल सूर्य साक्षी है अमृता, मैंने मात्र सिंदूर से ही नहीं, सूर्य की सारी लालिमा समेत तुम्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज के बाद इन नैनों को अश्रु ढलकाने का अधिकार नहीं दूंगा मैं। बहुत प्यार से अमृता के दोनों हाथ उसके मुंह से हटाकर उसके आंसुओं को उसने अपने अधरों से सोख लिया था। स्तब्ध, विसम्य, विमूढ़ अमृता उसे ताकती ही रह गई थी। पीछे डूबते सूर्य की पूरी लालिमा सामने लगे दर्पण से प्रतिबिंबित होकर अमृता के मुख पर फैल गई थी। वापस लौटता अनित्य किस कदर गंभीर हो उठा था। मेरी असभ्यता, अभद्रता को क्षमा कर देना अमृता। तुम्हें खोने का साहस नहीं था मेरे पास। डरता था कहीं तुम्हें खो ही ना दूं, शायद इसलिए अपराध कर डाला। कुछ पल रुककर फिर कहा, माँ 2 वर्ष में ही छोड़कर चली गई। पिताजी सब कुछ देकर भी माँ नहीं बन पाए। जी चाहता था मेरी जिद, मेरी नादानी पर कोई माँ जैसा डांटे, रोने पर दुलारे, समझाए, पर मेरे लिए तो रोने का अवसर ही कहाँ आ पाता था। जो चाहता था तुरंत मिल जाता था। मैं अक्खड़ उदंड बनता गया और कोई यह कहने का साहस भी नहीं कर सका। मेरे व्यवहार के प्रति तुमने जो रुष्टता जाहिर की, मेरा विरोध करने का दुस्साहस किया और हम दोनों प्रतिद्वंदी बन गए। ना जाने कब यह आक्रोश तुम्हारी चाहत में बदल गया अमृता। पिताजी शायद मेरी यह चाहत स्वीकार ना करेंगे, पर इस जिद का वह क्या करेंगे जिसमें अब तो तुम मेरी पत्नी बन गई हो, उनकी कुलवधू, उनके वारिस की पत्नी। पूरे रास्ते अमृता जड़ बैठी रह गई थी। बस अपना घर आने से पहले उसने अनुनय की थी, प्लीज मुझे यहीं उतार दें। अविश्वास से उसको अनित्य ने एक पल के लिए ताका भर था। मैं भी साथ चलता हूँ अमृता, साथ में माँ का आशीर्वाद लेंगे। भगवान के लिए मुझे अब क्षमा करें, अब और नहीं। अमृता के नयन छलछला आए थे। एक बात याद रखना अमृता, अब तुम मेरी अमानत हो। इंच भर खरोच के लिए भी माफी नहीं मिलेगी। अपना शरीर मेरा अपना है अनित्य। अनित्य ने वाक्य पूरा भी ना होने दिया था। अमृता के हाथ अपने सिर पर रखकर शपथ ले डाली, अगर तुमने अपने शरीर को रत्ती भर भी कष्ट पहुंचाया तो दुगना कष्ट मैं झेलूंगा, यह मेरा वादा है। सिंदूर को रुमाल से रगड़ने पर भी लाली कहाँ छूटी थी। अंततः मांग की रेखा बदलकर ही वह घर में प्रविष्ट हुई थी। घर पहुंचते ही माँ ने उसके रुआंसे मुख को सतर्क दृष्टि से ताका और पूछा, तुझे क्या पहले ही पता लग गया मीतू? बेचारी रजनी। क्यों, रजनी को क्या हुआ माँ? तुझे पता नहीं लगा? बेचारी संसार में अकेली रह गई है। एक माँ बची थी, उसे भी भगवान ने अपने पास ही बुला लिया। क्या कह रही हो माँ? सुबह हल्का सिर दर्द तो बता रही थी मौसी जी, अब ये कैसे हो गया अचानक? रजनी यह सब कैसे सहेगी? अमृता रो पड़ी थी। ना जाने कैसा नसीब है बेचारी का। पहला बाप चला गया, अब माँ की छाया भी न रही। जरा सा सिर का दर्द काल बनकर आया उसकी माँ का। माँ मैं जा रही हूँ। अरे बेटी मुंह तो जुठार ले, अब क्या जल्दी लौट पाएगी? कैसा सूख रहा है मुंह तेरा। अम्मा की बात अनसुनी कर अमृता भाग कर रजनी के घर चली गई। अच्छा हुआ रजनी आज कॉलेज नहीं आई, मौसी तो उसे जबरन भेज रही थी। अमृता का निष्प्रभ मुख निहारती रजनी उसके गले से निपटकर अंतर्नाद कर उठी थी। अनित्य दूर खड़ा स्तब्ध देख रहा था।
माँ के निर्जीव शरीर से रजनी को कठिनाई से अलग किया जा सका था। क्रियाकर्म समाप्त होते होते रात हो गई। पड़ोसी रजनी के प्रति मात्र सहानुभूति के अतिरिक्त और कर भी क्या सकते थे। दूसरे दिन संध्या एक सफेद कार रजनी के घर के द्वार के आगे रुकी। भव्य व्यक्तित्व के स्वामी अनिद्य के पिता राय बहादुर श्यामनाथ जी कार से उतरे थे। पिता पुत्र के चेहरों में अद्भुत साम्य होते हुए भी कहीं कोई अलगाव अवश्य था। घर पहुंचते ही उन्होंने पूरी व्यवस्था अपने हाथ में ले ली थी। 4 दिन के अंदर घर की चाबी अमृता की मां को थमाकर वह रजनी और अनिद्य को अपने साथ ले गए थे। वहां जाकर लड़की का मन बदल जाएगा, इतना बड़ा सदमा झेल पाना आसान नहीं है, रामनाथ जी ने सबको सुनाकर कहा था। उनकी बात सच भी थी। रजनी को विदा करने आई अमृता ने अनिद्य को देखा। अनिद्य ने हल्के स्वर में अमृता से कहा, अमृता तुम परेशान मत होना, मेरी प्रतीक्षा करना, मैं जल्दी ही आऊंगा तुम्हें लेने के लिए, मेरा इंतजार करोगी ना? उत्तर में अमृता मौन रह गई थी। वह तो आज तक प्रतीक्षा करती रही, पर क्या अनिद्य उसके लिए वापस आ सका था? 2 माह के पश्चात उसके नाम का निमंत्रण पत्र मिला था और उस पर लिखा था अनिद्य और रजनी का विवाह उसी माह की पूर्णिमा को नियत किया गया था। रजनी ने पत्र में बार बार मनुहार की थी, अमृता जरूर आना चाहिए, वह तो उसकी अभिन्न सखी है आदि आदि। अम्मा ने आश्वस्ति की श्वास ली थी। चलो अच्छा हुआ, लड़की को अच्छा घर वर मिल गया। भगवान सबकी ऐसे ही मदद करते हैं। अमृता के पिता का अभाव माँ को हमेशा सालता था। निरुत्तर अमृता के चेहरे को ताकती अम्मा चौंक उठी थी। तुझे क्या हुआ? तेरा रंग क्यों पीला पड़ गया? तबीयत तो ठीक है ना अमृता तेरी? हाँ हाँ ठीक है माँ। तू शादी में जाना चाहे तो तेरे साथ किसी को भेज सकती हूँ। तेरे जाने से रजनी का मनोबल बढ़ जाएगा अमृता। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है माँ। माँ को अवाक छोड़ अमृता आंधी सी बाहर चली गई थी। इन लड़कियों के दिमाग का कुछ समझ में नहीं आता, ना जाने क्या बात है, इतनी पक्की सहेली की शादी में नहीं जाएगी। अम्मा भुनभुनाती रह गई थी। अपमान की भी सीमा होती है। क्रोध से अमृता का तन मन जल रहा था। जी चाहता था सब कुछ तहस नहस कर डाले। जिसके परिहास ने उसे हमेशा सताया, आज उसके साथ की अंतिम भेंट के शब्द उसे रुला गए थे। क्या जरूरत थी वह सब कहने की? क्या जरूरत थी उसके मांग में सिंदूर भरने की? उसके द्वारा मांग में भरी सूर्यास्त की लालिमा अमृता को तो गहन अंधकार में डुबो गई थी। जी चाहा सिर पटक पटक कर खूब रोए। रजनी ने विवाह के बाद लंबा सा पत्र भेजा था। सब कुछ ठीक है अमृता, मैं बहुत सुखी हूँ, पर अनिद्य बदल गए हैं। ऐसा लगता है कि जबरन उनके गले मरती गई हूँ। मैंने कब ऐसा चाहा था? बाबूजी को भी कैसे दोष दूं? उन्होंने तो अपने दिवंगत मित्र के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया है। जीवन भर उनकी आभारी रहूंगी, पर ऐसा लगता है जैसे अनिद्य बुझ से गए हैं। अमृता काश तू यहाँ आ पाती, एक बार तुझसे मिलके अपना मन हल्का कर लेती। तेरी रजनी। सच तो यही है, उस पत्र को पढ़कर अमृता को थोड़ा सुख मिला जरूर था, लेकिन रजनी पूर्णतः सुखी नहीं है। यह भी कोई प्रसन्नता की बात हुई? क्या सब कुछ जानते हुए वो अनिद्य को स्वीकार नहीं कर सकती? फिर अपने मन के ओछे विचारों पर अमृता स्वयं ही लज्जित हो उठी थी। रजनी के घर की सफेदी चल रही थी। अम्मा ने प्रसन्न मुख से सूचना दी, रजनी आ रही है अमृता। उसके ससुर चाहते हैं कि घर की रंगाई पुताई हो जाए, कुछ भी पुराना शेष ना रहे। सुना है फर्नीचर भी बदलवा रहे हैं। क्यों, क्या रामनगर में उनके प्रासाद में रजनी के लिए जगह नहीं रही माँ? कैसी बातें करती है अमृता? अरे रजनी का भाग्य पलट गया। माँ बाप नहीं रहे, पर ससुर बेटी सा प्यार देते हैं, अम्मा बताई जा रही थी। बेटी के मुख पर उत्साह का कोई चिन्ह देखकर माँ पूछ बैठी, क्या बात है अमृता? रज्जो के आने की बात पर भी तू खुश नहीं है, ऐसे चुपचाप बैठी है। तो क्या नगाड़े बजाऊं? पुत्री के अप्रत्याशित उत्तर पर माँ चौंक उठी थी। सच कह मीतू, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है तुम दोनों के बीच में क्या? जो कुछ चल रहा था वह भी अब शेष हो गया माँ। तेरी बातें तू ही जाने। माँ रूठ गई थी। रज्जो उस नए रंगे पुते घर में कहाँ आ पाई? बाथरूम में जरा सा पांव फिसला और सब कुछ समाप्त हो गया था। रक्तस्राव को उस छोटे इलाके के डॉक्टर रोक ना सके थे। शहर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। सूचना पाकर अमृता स्तब्ध रह गई थी। कैसा भाग्य लेकर आई थी छोकरी।
ना माँ बाप का सुख नसीब में था, ना पति और बच्चों का सुख देख सकी। अम्मा ने आंचल की कोर से आंखें पोंछ डाली थी। कमरा बंद कर अमृता खूब रोई थी। अप्रत्यक्ष रूप से जिसे अपना प्रतिद्वंदी मान व द्वेष रखती आई थी, उसके इस हृदय वितारक अंत की तो उसने कामना ही नहीं की थी। रजनी का चेहरा नैनों के सामने से हट ही नहीं रहा था। अम्मा ने जबरदस्ती द्वार खुलवाया था। बहुत मनहार के बाद भी एक निवाला तक वह गले के नीचे नहीं उतार सकी थी। रजनी की आत्मा की शांति के लिए बहुत भोर में ही अमृता मंदिर चली गई थी। उसकी मृत्यु के लिए अपने को उत्तरदायी ठहराना क्या उसका पागलपन नहीं था? अचानक एक दिन रजनी के घर में फिर जीवन के लक्षण दिखाई पड़े थे। रजनी के वृद्ध ससुर उस घर में एक सप्ताह के लिए आए थे। घर का चौकीदार आकर चाबियां ले गया था। बड़े सरकार हुजूर आ रहे हैं माँ जी, घर साफ करना है। उनके साथ उनका बेटा भी आ रहा है, रामलाल। अमृता का रोम रोम कान बन गया था। 1000 बार अपने आप को धिक्कारा था उसने। अपने पर कितना क्रोध आया था उसे। पता नहीं अम्मा जी, छोटे सरकार अपनी मर्जी के मालिक ठहरे। हम गुलाम लोग बड़े आदमियों की बात भला क्या जाने। रामलाल चाबियां लेकर चला गया था। अमृता के नयन उस घर के पोर्टिको पर केंद्रित हो गए थे। कार से उतरे रजनी के ससुर को उसने बड़ी आसानी से पहचान लिया था। उनके पीछे कार से उतरने वाले को देख पाने की अपनी उत्सुकता पर उसे कितनी लज्जा आ रही थी। संवेदना प्रकट करने के लिए कल सुबह जाना ठीक होगा ना अमृता? खिड़की पर खड़ी अमृता से अम्मा ने सलाह मांगी थी। तुम ही चली जाना अम्मा, उस घर में जाना मुझसे ना हो सकेगा। अमृता बहुत उदास हो आई थी। ठीक है, मैं विनीता की माँ के साथ ही चली जाऊंगी। करवटें बदलती अमृता ने पूरी रात काटी थी। सुबह समय से पहले ही यूनिवर्सिटी जाने की उसे जल्दी हो आई थी। आज लाइब्रेरी से कुछ नई किताबें लेनी है माँ, तो जल्दी जा रही हूँ। अम्मा को प्रतिवाद का अवसर दिए बिना ही वह घर से बाहर चली गई थी। पूरे दिन लाइब्रेरी के एकांत कोने में बैठी अमृता पुस्तक खोले अतीत के पन्ने पलटती रही थी। लाइब्रेरियन ने आकर चौंकाया था। टाइम हो गया मिस, लाइब्रेरी बंद करनी है। आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। अमृता हड़बड़ाहट में उठ गई थी। घर में परेशान अम्मा द्वार पर खड़ी उसकी राह तक रही थी। ये कैसी नई बात है मीतू, इतनी देर कर दी तूने आने में? कुछ नहीं अम्मा, एक रेफरेंस बुक से कुछ पॉइंट नोट कर रही थी, समय का ध्यान ही नहीं रहा। अमृता मुंह धोने बाथरूम में घुस गई थी। अमृता के सामने चाय का कप रखती अम्मा बेहद गंभीर थी। तेरे पिता के न रहने पर क्या मैंने तेरे लालन पालन में कोई कमी रखी है मीतू? आप आज ऐसा क्यों सोच रही हो अम्मा? क्या हो गया जो आप ऐसी बातें कर रही हो? आपने तो मुझे जो कुछ भी दिया है वह अतुलनीय है। फिर तूने ऐसा क्यों किया? क्या किया? ऐसा मैंने क्या किया अम्मा? अमृता रूखी पड़ गई। आज भी तू मुझे कुछ ना बताती अगर राय बहादुर साहब ना बताते। क्या बताया उन्होंने? अमृता ने चाय का कप टेबल पर धर दिया। यही कि तू अनिद्य की पत्नी है। यह गलत है माँ, उनकी पत्नी रजनी थी, मैं उनकी कोई नहीं। रजनी नहीं रही तो अब मुझ पर अधिकार जमाने चले हैं। क्या यह सच है अमृता? माँ ने उसकी आंखों में सीधी दृष्टि डाल पूछा था। उन्होंने मुझे अपने क्रूर खेल का माध्यम भर बनाया था, वरना रजनी से विवाह के पहले उसे यह बात याद क्यों नहीं थी? अमृता आवेश में आ गई थी। फिर हमेशा ही अपनी शादी के लिए मना क्यों करती रही है अमृता तू? इसलिए नहीं कि तूने हमेशा से ही अपने आप को अनिद्य की पत्नी माना था। यह झूठ है अम्मा, अभी मेरी विवाह की कोई इच्छा नहीं है। बस पति के जीवित रहते दूसरा विवाह करना न्यायोचित है अमृता। पत्नी के जीवित रहते पति दूसरा विवाह कर सकता है, इसमें कोई अन्याय नहीं दिखता अम्मा। एक पल भर के तमाशे को तुम इतना महत्व दे रही हो सकता है उसे परिस्थितियों ने विवश किया हो, वह तुझसे मिलना चाहता है। तो मेरा उत्तर सुन लो अम्मा, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। एक बात मेरी भी सुन ले मीतू, ब्याहता बेटी को उसके पति के घर भेजे बिना मैं भी अंजल ग्रहण नहीं करूंगी। ये मेरी भी जिद है अमृता। मेरे अपराध के लिए तुम्हारा अन्न जल त्यागना क्या उचित है अम्मा? मैं ही ना ये घर छोड़कर चली जाऊं? हाँ, बस अब यही कसर बाकी रह गई है। लड़की घर से भाग गई। स्वर्गवासी पिता का सम्मान बेटी ऐसे ही तो बढ़ाएगी। अम्मा के आंसू बह चले थे। अमृता का मन माँ के प्रति करुणा से भर आया था। अंतिम सांस लेते पिता ने
अमृता का हाथ माँ के हाथ में देते हुए कहा था, इसका मन कभी ना दुखाना सावित्री, ये मेरी धरोहर है। अम्मा ने स्वयं कितने भी दुख झेले पर अमृता का कभी रोम भी ना दुखने दिया था। आज उसी माँ के प्रति क्या वह अपराधिनी नहीं बन गई थी? अच्छा चलो अब बताओ तुम क्या चाहती हो अम्मा? अमृता ने हथियार ही डाल दिए थे। अनिद्य को स्वीकार कर लो। अम्मा आशान्वित हो उठी थी। स्वीकार कर पाना कैसे होगा? समझती हो ना माँ? सब समझती हूँ बेटी, लेकिन मेरी राज रख लो। माँ ने हाथ जोड़ दिए थे। माँ के जुड़े हाथ अमृता ने सिर से लगा लिए। उसके बाद अनित ने उससे कितना मिलना चाहा, पर अमृता ने अवसर नहीं दिया था। स्वप्नतः विवाह की रस्में पूरी कर वह यहाँ इस कमरे में आ पहुंची है। रात्रि की इस नीरव बेला सिर पर आंचल डाले अनिद्य की प्रतीक्षा में बैठना क्या उसका अपमान नहीं है? द्वार खोलते अनिद्य को भीतर आते देख तत्परता से अमृता ने आंचल सिर से उतारकर कमर में खूंस लिया। पास पड़ी कुर्सी पर तनकर बैठ गई थी। बाहर आकाश में छिटके तारे गिनना उस समय कितना अच्छा लग रहा था। शायद अनिद्य उसके ठीक पास आ खड़ा हुआ था। कैसी हो अमृता? स्वर में मानो ढेर सी मिश्री घुराई थी, पर अमृता के कानों में आवाज गई ही नहीं थी। बहुत नाराज हो क्या? किससे? अपरिचय के उस भाव ने अनिद्य को डरा दिया था। मुझसे और किससे? क्यों? क्या हमारे बीच कोई बात नहीं है अमृता? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं आता सिवा रजनी के। वही तो हमारी सेतु थी ना। निर्भीक दृष्टि अनिद्य के चेहरे पर उसने गड़ा दी थी। पर अब तो हमारे बीच का सेतु बंध टूट गया है अमृता। इसे जोड़ने की कोशिश नहीं करोगी? तुमने जबरन ही जोड़ दिया है, पर एक बात याद रखना, जबरन किए गए बंधन चिरस्थायी नहीं होते। यह सत्य तो मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ, फिर भी अपने आप को नहीं रोक सका अमृता। तुम्हारी और कितनी जबरदस्ती सहनी होगी ये भी बता दो अनित्य। मैं हर तरह से तैयार हूँ। एक बात पूछूं अमृता, क्या तुम्हें मेरी याद आती थी? तुम्हारी नहीं, पर तुम्हारे दुष्कृत्यों को कभी भुला नहीं सकी, और अब विवशता से ही सही पर आजीवन तुम्हें झेलने के लिए बाध्य की गई हूँ। मेरी विवशता जानने की कभी इच्छा नहीं आई तुम्हारे मन में अमृता? नहीं, इतने मानसिक तनाव से थक गई होगी। क्या तुम सोना चाहोगी? कोशिश करूंगी अगर नींद आ पाई तो। अच्छा, जब तक नींद नहीं आती तब तक बातें करें। ध्वंसावशेषों पर इमारत खड़ी नहीं की जा सकती है, ये बात जानते हो ना? उन्हें ही तो हटाना चाहता हूँ। कैसे हटा सकोगे इतने पत्थर, इतनी राख? राख से नीड़ निर्माण की कल्पना करना व्यर्थ है अनित्य। तुम्हारी दृष्टि में तो मैं ऊपर से नीचे तक राख पुता हूं ना अमृता। मेरी दृष्टि तुम पर पड़े तब ना अनित्य। फिर तुमने विवाह के लिए सहमति क्यों दी अमृता? अनित्य का स्वर बेहद आहत था। और क्या और कोई उपाय शेष था? पिता को ढाल बनाकर मेरी माँ के पास भेज दिया। मेरी माँ के पास उनको भेजने की क्या जरूरत थी? जो मैं कहना चाहता, क्या तुम सुनने को तैयार होती? वो तो मैं आज भी नहीं हूं। वही तो जानना चाहता हूं, विवाह की स्वीकृति देने में क्या विवशता थी तुम्हारी? अस्ताचल सूर्य की साक्षी के साथ मेरी मांग का कुसुहांगिन बना कायर की तरह पलायन किसने किया था अनित्य? अमृता के नयन जल उठे थे। उस अपराध की सजा ही तो आज तक भोगता रहा हूं अमृता। इसलिए दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार कर प्रायश्चित कर रहे हो? मेरा अधिकार किसी दूसरे को देते समय तुम्हें कुछ याद नहीं आया था अनित्य? उस समय क्या याद आया क्या नहीं, वो सब समझ पाने की मनस्थिति में तुम अभी नहीं हो अमृता। उसे रहने ही दो। अनित्य ने एक उसास छोड़ी थी। बहुत याद करते थे ना मुझे? अमृता के स्वर में अब व्यंग घुलाया था। अगर कहूं बहुत भुलाना चाहता था तो ठीक रहेगा। अगर रजनी आज जीवित होती तब भी क्या ये बात कह सकते थे? अमृता, वो बिना सब कुछ कहे ही सब जान गई थी। क्या क्या तुमने उसे सब बता दिया था? इतना बड़ा अन्याय क्यों किया उसके साथ? मैंने उसके साथ कोई अन्याय नहीं किया। अन्याय मैंने अपनी पहली पत्नी के प्रति किया था। बस यही सत्य वो जानती थी। और उसकी पहली पत्नी कौन थी ये बताया था तुमने उसे? नहीं, उसने भी कभी नाम नहीं पूछा, पर शायद वो जानती थी।
हे भगवान, मुझे क्यों इस पाप का भागी बनना पड़ रहा है। अमृता ने अपनी हथेलियों में मुंह छिपा लिया था। डरो नहीं अमृता, मैंने तुम्हें कभी उसका अपराधी नहीं बनने दिया। फिर मैंने उससे साफ साफ कह दिया था कि मेरा मन कहीं और बंधा है। रजनी से विवाह मेरी मजबूरी थी। अब पिताजी को दोषी ठहराओगे। हर कहानी में नायक कोई ना कोई खोखला बहाना खोज ही लेता है। नहीं नहीं अमृता, मैं ऐसा कोई बहाना नहीं खोजूंगा। मुझे पता नहीं था रजनी का जीवन कुछ एक महीनों का अतिथि था। क्या मतलब? उसकी दिव्यांगता माँ ने अपनी मृत्यु के कुछ ही दिन पहले पत्र लिखकर पिताजी से प्रार्थना की थी कि रजनी का विवाह कहीं निश्चित कर दें, अन्यथा उनकी आत्मा को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी। पर वो तो उसका विवाह देखे बिना ही चली गई। फिर से कहो, उनकी आत्मा की शांति के लिए तुमने वर का वेश धारण कर लिया। वैसे भी रजनी उनकी पूरी संपत्ति की अकेली वारिस थी। यह घर जिसकी छत के नीचे हम बैठे हैं, यह भी तो उसी का था ना। व्यंग के साथ स्वर में अब घृणा भी घुल आई थी अमृता के। अमृता, संपत्ति की तो मेरे पास भी कोई कमी नहीं है, पर एक लड़की का सम्मान बचाना मेरा दायित्व बनता था। जो अपनी पत्नी को दूसरों के समक्ष पत्नी ना कह सके, पर दूसरों के सम्मान की रक्षा की बात करता है ना विरोधाभास। चलो, तुमने स्वीकार तो किया कि तुम मेरी पत्नी हो। पत्नी ना होते हुए भी जिसे पत्नी का नाम दिया, वह तो सच बताने नहीं आ सकती ना अमृता। जो नहीं रही उसे ढाल बनाने की क्या जरूरत है अनित्य? वही तो नहीं चाहा था। जब सब कुछ बदल गया तो बस तुम्हें लंबा पत्र लिखकर क्षमा मांगने का साहस भी नहीं कर पाया। बस वही मेरी कमजोरी थी अमृता। क्या मैं तुम्हारा पत्र पढ़ती, इसका विश्वास था तुम्हें? अमृता ने दृष्टि उठाकर अनित्य के चेहरे को ताका था। उसके चेहरे पर उदासी छलक आई थी। रजनी हमारे घर बस एक सप्ताह ही रह पाई थी। पिताजी के साथ मैं दूसरे गांव गया था, तभी वह दुर्घटना घट गई। घर लौटकर हमने रक्त रंजित रजनी को मूर्छित पाया था। दुष्ट बलात्कारी उसका सर्वनाश कर भाग चुके थे। अब अमृता चौंक उठी। ये क्या कह रहे हो? तुम बताओ, बलात्कारियों के अत्याचार के परिणाम स्वरूप गर्भवती रजनी के सम्मान की रक्षा करना क्या मेरा कर्तव्य नहीं था अमृता? स्तब्ध अमृता को अपनी ओर ताकते देख अनित्य ने फिर कहा, पिताजी तुम्हारे मेरे विषय में सब कुछ जानते थे, अतः उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। पर रातों में करवटें बदलते पिता की व्यथा क्या मैं समझ नहीं सकता था? स्वर्गवासी मित्र की अंतिम निशानी उनकी बेटी को अपने घर में रक्षा ना कर पाना उनके लिए कितना कष्टदायक रहा होगा, समझ सकती हो ना? तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं अनित्य इस बारे में? क्या बताता? कुछ बताने से क्या रजनी का सम्मान रह जाता? स्वयं मैंने पिताजी के सामने रजनी के विवाह का प्रस्ताव रखा था, उन्हें पीड़ा मुक्त करने का प्रयास किया था और रजनी के सम्मान को बचाने की एक कोशिश की थी। अनित्य, अब अमृता का कंठ भर आया था। रजनी हमेशा अपने को अपराधिनी ठहराती रही। मैंने उसे साहस सम्मान देना चाहा, पर तुम्हारे प्रति अपने अपराध के लिए मैंने स्वयं दंड निर्धारित किया था। कैसा दंड अनित्य? मैंने ऐश्वर्य से नाता तोड़ लिया था अमृता। घर के सुख वैभव के मध्य में अछूता वितरागी बना रहा। इसके लिए रजनी बहुत दुखी होती थी, पर वह ना रहे इसकी कामना कभी नहीं की थी मैंने। अनित्य, ये सब जानकर मैं अपनी ही दृष्टि में बहुत नीची हो गई हूँ। तुम्हें कैसे स्वार्थी कहा, नीच कहा और ना जाने क्या क्या कहा। अब बताओ, तुम मेरे लिए क्या दंड निर्धारित करते हो? अमृता ने अश्रुपूर्ण नयन से अनित्य के देखा। मुझे क्षमा कर लो मीत, और मुझे अपना लो अमृता। इसके बाद अनित्य के बड़े हाथों में अमृता ने अपने आप को सौंप दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसी ही और बेहतरीन कहानियां सुनने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। तब तक धन्यवाद और अपना ध्यान रखें।